So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now today I am going to continue with the acid, bases and salt. तो इस चैप्टर में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज रिगार्डिंग दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस. अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है हमें देखने की जो एसिड्स हैं वो किस तरह से बाकी केमिकल्स के साथ रिएक्शन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने मेटल्स लिए, मेटल के ऊपर अगर आप एसिड डालते हो वो किस तरह से बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा. देन आपने देखना है कि अगर आप एसिड में वाटर मिक्स करोगे तो वाटर के साथ वो कैसे रिएक्शन करता है. इस वजह से आपने अलग अलग केमिकल्स लेने, उनमें हमने क्या करना है एसिड को ट्रीट करके देखना है कि जो भी उसके प्रोडक्ट बनेंगे वन बाय वन हम ये सारा डिस्कस करेंगे. जैसे आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, कि मेटल के साथ एसिड का कैसे रिएक्शन होगा. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर, कि पानी के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे. देन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस का आपस में क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होके आते हैं हमारे पास. इसके अलावा जो एसिड्स का रिएक्शन हमने ये भी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में देखना है, हाउ इट रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स. ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनकी वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे. सो आई होप ये प्रॉपर्टीज का बेसिक आइडिया तो आपको क्लियर हो गया होगा. अब हमने नेक्स्ट इनको डिटेल प्रॉपर्टी दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. तो हमने क्या करना है कि विल टेक द एनी मेटल, जैसे कोई भी आपने मेटल ले लिया, सपोज आपने जिंक ले लिया, तो जिंक क्या है, एक मेटल है, दिस इज जिंक मेटल. और जो मेटल्स होते हैं यू नो कि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं. अब जिंक मेटल के ऊपर आप एसिड डालते हो, एसिड कोई भी ले सकते हो, यू कैन टेक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो या फिर नाइट्रिक एसिड, कोई भी अगर हम एसिड डालें तो उसका हमने इसके साथ रिएक्शन देखना है. सपोज आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है HCl, और जब भी आपने इनका रिएक्शन करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यू प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होके आते हैं वो किस बेसिस पे फॉर्म होंगे, कि जो आपने एसिड डाला है उसके कौन कौन सी आयंस हैं. जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डिसोसिएट होगा, इसके अगर आप आयंस लिखते हो, क्योंकि एसिड्स का तो आपको पता ही कि वो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन मींस H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो इसको अगर तोड़ोगे तो ये H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड -1 में कन्वर्ट मींस की ये डिसोसिएट स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा. आपको पता है कि अब 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का. क्लोरीन के 17 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसकी कन्फिगरेशन पता है कि 287 है. 287 अगर क्लोरीन की कन्फिगरेशन होती है तो यू नो दैट कि इसके अकॉर्डिंग जब भी क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा. इट मीन्स ये एक मोनोवेलेंट एलिमेंट है. मोनोवेलेंट का मीनिंग है इसकी वैलेंसी 1 है, बिकॉज कि इसने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना है. क्योंकि आपको ये बेसिक बातें अगर पता होगी तो आप इसके जो प्रोडक्ट बनाने में कोई मिस्टेक नहीं करोगे. तो इसको जब भी आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना है तो जो उसके प्रोडक्ट लिखने हैं तो उसके फॉर्मूले को देखने के लिए आपको पहले इनकी एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज है उनको कंसिडर करना पड़ेगा. तो इस हिसाब से जब आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है H पॉजिटिव क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा, और इधर जो जिंक है, जिंक की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, जिंक की वैलेंसी होती है 2. ओके, तो अगर आप जिंक एंड क्लोराइड का एक कंपाउंड बनाते हो, जिंक की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो आप देख सकते हो कंपाउंड क्या बन के आएगा, ZnCl2. इस तरह से जब भी हमने जिंक मेटल के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है तो आपको पता है कि जिंक क्योंकि एक मेटल है, जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं. ये चीज़ आप अपने माइंड में फिक्स करो कि जो मेटल्स हैं उन्होंने हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है, तो वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे. इसलिए जब भी आपने मेटल्स के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड डालोगे तो जो उसका नेगेटिव वाला पार्ट है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं. ऑपोजिट चार्ज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो वो बॉन्ड बनाएंगे. इस तरह से जब आपने बॉन्ड बनवाने तो जिंक जो है दैट विल गो टुवर्ड द क्लोरीन. इसमें जिंक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ना कि हाइड्रोजन आयन के साथ. इस वजह से आपके पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बन गया था दैट इज ZnCl2. ओके, तो ये हमारे पास इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म. इस ZnCl2 आपका एक प्रोडक्ट बनेगा. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे हमने एसिड जो इसमें डाला वो हमने डिल्यूट एसिड डाला. डिल्यूट का मीनिंग होता है जिसमें हमने वाटर ऐड किया हुआ है. हम इसमें कंसनट्रेटेड एसिड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एसिड्स को डिल्यूट फॉर्म में लोगे, इसमें वाटर डालोगे, तब ही एसिड जाके डिसोसिएट होगा. जब वो H पॉजिटिव आयन देगा तभी हम वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर पाएगा. इसलिए आपने जो एसिड इसमें ऐड करना दैट इज इन द डिल्यूट फॉर्म. डिल्यूट मीन्स की उसमें आपको पानी में आपने उसका सोल्यूशन बनाया हुआ है. इसके अलावा जब आपने देखना है जिंक और क्लोराइड का तो कंपाउंड बन गया, हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, अब हमारे पास हाइड्रोजन रह जाता है. तो हाइड्रोजन जो है, क्योंकि आपको पता है जिंक की जो वैलेंसी 2 है, इस हिसाब से जिंक ने 2 क्लोराइड आयन यूज करने, तो आपको यहाँ पे क्योंकि आपको अगर बैलेंस करना है तो आपको यहाँ पे भी तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तभी इसमें से 2 क्लोराइड निकलेंगे. इसके अकॉर्डिंग अब आपके पास कितने हाइड्रोजन आए रहेंगे, 2 हाइड्रोजन में आपके पास है. तो इस तरह से आपके पास जो सेकंड प्रोडक्ट है वो कौन सा रिलीज होगा, दैट इज द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इसमें ये रिलीज होगी इसके साथ. तो इस चीज को आपने देख लेना है
कि जब भी आपने जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है तो आपके दो प्रोडक्ट बन के आएंगे, ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। देखने वाली चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी मेटल जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एवरी टाइम इट विल रिलीज द हाइड्रोजन गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होनी है। सेम वे अगर हम कोई और एग्जांपल भी लें, सपोज आप इसमें सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम मेटल लिया है, ठीक है, तो सोडियम में आपने लेट्स सी कि इस बार हमने जैसे पहले आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, सपोज यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं H2SO4, ओके, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो ये भी आपने कौन सा एसिड लिया है? ये डिल्यूट फॉर्म में ही लिया है, ये डिल्यूट है। डिल्यूट मीन्स कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड को भी एक्वस सॉल्यूशन बना के लिया है, पानी में डिजोल्व करके लिया है, तो ये डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। जब भी आप सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? अगेन आपको पता होना चाहिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो दो आयन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन। तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के आयन निकल के आएंगे, और आप कहोंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के बेस पे 2 है, यहाँ से 2 से हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट जो एक आयन है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 2 नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो ओवरऑल टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होगा? इट इज SO4 2 नेगेटिव। इनके आयंस का पहले आपको पता हो तभी आप इसका जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर पाओगे। तो जैसे अब आपने सोडियम लिया है, सोडियम तो ये एक मोनोवेलेंट आयन है, इसकी वैलेंसी तो 1 ही होती है ना, तो बट सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना? दैट इज 2 नेगेटिव। सल्फेट और सोडियम कब आपने देखना है? जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटल जो है वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव आयन ही बनाते हैं, और सल्फेट एक नेगेटिव आयन है। फिर आपने एनायन एंड कैटायन के बीच में एक बॉन्ड बनवानी है। इसमें कंपाउंड देखोगे तो हमारे पास जो मेन सोडियम क्या है? एक मेटल है, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? इसकी वैलेंसी 1 होती है क्योंकि ये पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। तो सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव। जब भी आपने इसका कंपाउंड बनाना है तो आपने क्या करना है? इनको क्रॉसओवर फॉर्मूला लगाना है। सोडियम के बेस पे सल्फेट की वैलेंसी आ जाएगी और सल्फेट के बेस पे 1, क्योंकि सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 2 नेगेटिव है, तो 2 तो आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा? Na2SO4। अब सल्फेट के बेस पे 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी वैलेंसी 1 होती है हम उसको मेंशन नहीं करते, अंडरस्टूड ही होता है। अगर उसके ऊपर कोई वैलेंसी सेपरेटली मेंशन नहीं की हुई तो वो वैलेंसी उसकी 1 ही है। तो इस तरह से सोडियम सल्फेट आपके पास एक प्रोडक्ट बन के निकलेगा जब आपने सोडियम मेटल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या रह गया? इट इज द Na2SO4, दिस इज अ सोडियम सल्फेट। ये कौन सा प्रोडक्ट बना है? ये हमारे पास सोडियम सल्फेट बना है, ये भी इसमें प्रोडक्ट बनेगा। देन आपके पास जो अगर आप इसमें सल्फेट को तो सोडियम के साथ सोडियम सल्फेट बन गया, बट रह क्या गया? इसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस है जो रिलीज होती है, हाइड्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में रिलीज होगी। इस वजह से देख सकते हैं चाहे आप कोई भी मेटल हो, जब भी आपने उसके ऊपर एसिड डालना है, एसिड चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके, तो दे विल रिलीज द गैस। कौन सी रिलीज करेंगे? वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेंगे। इस चीज को आपने देखना है। इन द सेम वे अगर आप जिंक के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स इसका रिएक्शन करवाते हैं, उस केस में भी हमारे पास क्या निकलेगा? उसमें भी आपके पास मीन्स ये हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। सपोज आपने इस बार जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो क्या होगा? अगेन यू नो कि जिंक की वैलेंसी 2 है, जिंक की वैलेंसी क्या? इट इज 2। सल्फेट के ऊपर चार्ज भी हमने देखा है कि वो 2 नेगेटिव है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इस हिसाब से आपका जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाना है तो ZnSO4 बन के आएगा। तो दिस इज अ जिंक सल्फेट। तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? दिस इज ZnSO4। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? अगेन सल्फेट और जिंक का तो आपस में रिएक्शन हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? क्या रह जाता है इसमें? आपके हाइड्रोजन गैस रह जाती है। इस वजह से आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इट इज़ नॉट लाइक दिस कि आपकी बुक में अगर एक एग्जांपल की क्वेश्चन लिखी तो वही आएगा, क्योंकि बोर्ड की क्लास से आपको कोई भी कहीं से भी एग्जांपल आ सकता है। तो यू मस्ट नो कि बेसिक कंसेप्ट इसकी क्या है कि व्हेनेवर द एसिड की जो भी एसिड होते हैं, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो एसिड प्लस मेटल, जब भी एसिड्स का हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? अगर आप देखो तो यहाँ पे एक तो जब एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाया तो एक तो सॉल्ट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो कौन से 2 प्रोडक्ट बनते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये मेन इसका जो रूल आपने लर्न करना है। कई बार MCQs में क्वेश्चन आ जाता है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल।
अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। अब आपने ये चीज देखनी है कि कई बार आपको एग्जाम में आता है हाउ कैन यू टेस्ट की हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है, मे भी कुछ और हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको टेस्ट भी दे सकते हैं, भी कोई टेस्ट इसका बताओ कि हाइड्रोजन गैस के लिए क्या टेस्ट होता है। तो आपको ये क्लियर होगा कि जब भी आपने हाइड्रोजन का टेस्ट करना है तो उसके लिए स्पेशल एक्टिविटीज होती हैं। तो आपकी बुक में जो जो एक्टिविटीज सिलेबस में दी हुई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली एक्टिविटी के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपको वो डायग्राम्स दे देते हैं केमिकल जो भी ऑपरेटर्स वगैरह वो यूज कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर सेटिंग का मीन्स की क्वेश्चन आ सकता है। तो यू मस्ट नो दिस। तो अब हमने हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए जो एक्टिविटी है अब उसको डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी टू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस कि अगर आपने देखना है कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई तो हमने कैसे करनी है एक्टिविटी को। सबसे पहले आपने जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स यूज हो रहा है वो आप देखोगे। तो इसमें अगर देखें तो ये जो हमने पहले क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है। इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं, बट एक इस टेस्ट ट्यूब को पहले होल्ड करने के लिए हमने क्या लगाना, स्टैंड। ये जो इसमें यहाँ शो किया दिस इज द स्टैंड, ठीक है, ये एक स्टैंड है। और इसमें ये जो हमने क्या किया इसको टेस्ट ट्यूब इस स्टैंड में फिक्स की हुई, एडजस्ट की हुई है। बाद में आपने क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपको हमने इसके टॉप को हमने क्या किया, कोर्क से बंद कर दिया। वो इसलिए कि अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो ये ना हो कि हाइड्रोजन गैस सारी एटमॉस्फेयर में ही चली जाए। अगर आप सारी गैस मींस एयर में चली जाएगी तो आप उसका फिर टेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने क्या करना, ऊपर इसको कोर्क से बंद कर दिया और इसके साथ एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। डिलीवरी ट्यूब का मीनिंग है कि वो ट्यूब जो थोड़ी लॉन्ग ट्यूब है और वो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट ट्यूब से आगे जहाँ पे हमने इसका टेस्ट करना वहाँ पे डिलीवर करेगी। इसलिए ये जो लॉन्ग वाली ट्यूब है यहाँ से लेके यहाँ पहले इसमें इस कंटेनर में जा रही, इस बीकर में जा रही, इसको हमने क्या किया है, इससे डिलीवरी ट्यूब इसमें मीन्स की आपने डाल दी है, सो दैट कि जो भी गैस जब आपका इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे जो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी दैट विल गो थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब, यहाँ से जाके फिर वो इस कंटेनर में आएगी, यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अब आपने देखना है जब आपने जिंक ग्रेन्यूल लिया इसके ऊपर हमने क्या डाला, एक सोल्यूशन डाला, वो एक्वस सोल्यूशन, वो किसका है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हमने इसमें सोल्यूशन डाला है कि सल्फ्यूरिक एसिड लिया वाटर में डिजोल्व किया हुआ, दैट इज अ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी जिंक के ऊपर आप डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालोगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और साथ में H2 निकलेगी। तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो गैस फिर क्या करेगी, यहाँ से आप बबल्स देख सकते हैं कि सोडियम इसकी हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है, तो यहाँ से ये जो जाएगी गैस डिलीवर होके फिर यहाँ पे ये जो कंटेनर यहाँ पे हमने सोप सोल्यूशन लिया हुआ है। सोप सोल्यूशन हमने इसलिए लिया कि अगर हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये कलरलेस गैस है, ठीक है, तो इसको डायग्नोज करने के लिए भी गैस निकल रही है इन द रियल सेंस, तो हमने इसे मीन्स की सोप सोल्यूशन लिया सो दैट कि जब इसमें नीचे से गैस आएगी तो बबलिंग निकलेगी सी, ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसमें आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है कि दिस इज वन ऑफ द लाइटर गैस, ये हल्की गैस है, जैसे ही इसमें आएगी तो ये सोप के बबल्स निकलेंगे कि सोप सोल्यूशन है, जैसे ही गैस नीचे से हम भेजेंगे तो वो क्या होगा, वो उसमें बबल्स प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो सोप के बबल्स आएंगे यहाँ से भी एक हमें पता लगेगा कि वो गैस रिलीज हुई है, कि मीन्स की गैस रिलीज हुई है, वो हमें कैसे पता लगेगा, फ्रॉम द बबल्स, ठीक है। तो पर बबल्स से चलो पता लग गया गैस है, बट आपने ये देखना कि वो हाइड्रोजन ही है, इसका तो नहीं ना क्लियर होता है इससे बबलिंग से तो यही पता लगा ना गैस रिलीज हुई। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये था कि इट प्रोड्यूस द बबलिंग इन दैट सोप सोल्यूशन, बबल्स है। बट जैसे ही ये बबल्स ऊपर को जाएंगे बाहर निकलेंगे, नाउ दीज बबल्स आर फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं। बर्निंग कैंडल को जब आप इन बबल्स के पास लेके आओगे, क्योंकि अदरवाइज ये लाइटेड कैंडल है, ठीक है, इसमें लाइट है, तो ये बर्निंग कैंडल जब आप लेके आओगे, जैसे ही ये जो सोप वाले बबल्स हैं, सोप बबल दैट इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस, इनमें हाइड्रोजन गैस फिल हुई है, तो जैसे ही वो इसके साथ मीन्स की लाइट के साथ मीन्स के आते हैं तो वो क्या करते हैं, एकदम से एक पॉपअप साउंड देते हैं, ठीक है। पॉपअप साउंड इसलिए देते हैं कि हाइड्रोजन आपको पता है कि एक क्या है कि इट इज वन ऑफ द इनफ्लेमेबल गैस, इट कैन कैच फायर। तो जैसे इसको बर्निंग ये मीन्स मिलता है तो एकदम से ये मीन्स से जलती, स्पार्क प्रोड्यूस करती है, साथ में वो कैंडल बुझ जाती है, बुझ इसलिए जाती है, ब्लो आउट हो जाती है, क्योंकि वो उसमें दैट इज मीन्स की सोप, उसमें सोप बबल्स है, तो सोप के कॉन्टेक्ट में जैसे ही वो आएगा सॉल्यूशन में तो वो कैंडल क्या होगी, पहले एकदम पॉपअप साउंड देगी, पॉपअप साउंड देते ही वो ब्लो आउट हो जाती है। तो ये जो पॉपअप साउंड निकलती है जब आप बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के बबल्स के साथ पास लेके आते हो, तो इट मीन्स की इंडिकेट कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि पॉपअप साउंड का मीनिंग है कि ये जो गैस है वो मीन्स की इट कैन कैच फायर, वो जलने की कोशिश करती है, एकदम से पॉपअप साउंड निकलती है, क्रैकर्स में निकलती है ना, तो इसमें पॉपअप साउंड निकलेगी। उस साउंड से हम ये मीन्स की प्रूव कर सकते हैं कि ये जो गैस रिलीज हुई वो हाइड्रोजन ही है। तो जैसे ही ये गैस निकलेगी तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं इस तरह से, ये कि एकदम से वो स्पार्क होके पॉपअप साउंड रिलीज हुई है, इट प्रोड्यूसेस द पॉपअप
साउंड। ओके, तो इस कई बार एग्जाम में सम टाइम आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ दैट जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड मीन्स कि इफ इट प्रोड्यूसेस अ पॉपअप साउंड विद अ लाइटेड कैंडल। तो आपको अगर उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी पॉपअप साउंड की, तो आपको यहाँ से पॉपअप साउंड वर्ड से ही पता लग जाएगा कि वो हाइड्रोजन ही होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक इन्फ्लेमेबल गैस है। तो इस तरह से पॉपअप साउंड ये प्रोड्यूस करती है। तो अब आपको अगर टेस्ट के दो मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं जो इस टेस्ट के कीवर्ड्स हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है इट प्रोड्यूस बबलिंग। ठीक है, क्या है? इट बबलिंग। इट प्रोड्यूस भी लिख सकते हो तुम लोग कंप्लीट। इट प्रोड्यूस बबलिंग इन सोप वाटर, कि सोप वाटर में जब आप लेते हो तो वो क्या करेगा, इसमें बबलिंग प्रोड्यूस करता है। सेकंड आपने देखा है, जो सेकंड इसकी ऑब्जर्वेशन है, इट गिव्स पॉपअप साउंड। पॉपअप साउंड विद बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल, इस वजह से इस एक्टिविटी की हेल्प से हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस को या हाइड्रोजन रिलीज उसको हम शो कर सकते हैं। तो आपने इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को भी अच्छे से देख लेना भी क्या क्या डाला हुआ है। जिंक ग्रेन्यूल, देन सल्फ्यूरिक एसिड, देन आपको बताइए जो कंटेनर है दैट कंटेनर सोप सोल्यूशन एंड द बबल्स दैट आर फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है? बर्निंग कैंडल है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको पता होना, इसकी जो प्रॉपर मीन किस तरह से आपने बनाना है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में डायग्राम्स ही आ जाते हैं कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायग्राम फॉर द मीन्स की टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए ना। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करनी है दैट इज द एक्शन ऑफ द एसिड विद वाटर, कि अगर हम एसिड्स को वाटर में डाल दें तब उसमें कैसे रिएक्शन होगा। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीन। नाउ हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड विद वाटर। तो आपको पता है जब भी आपने एसिड को किसी वाटर में ऐड करना है, पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप एसिड को वाटर में ऐड करते हैं कि वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, इस चीज को देखो। तो जब भी आप एसिड में वाटर ऐड करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डिल्यूशन। डिल्यूशन का मीनिंग है आप उसमें पानी ऐड कर रहे हो। तो वो एक पॉइंट आपको ये भी डिस्कस करना है कि डिल्यूशन का पहले मीनिंग समझ लो। डिल्यूशन का मीनिंग होता है इट इज द एडिशन ऑफ वाटर टू द एसिड। जब आप किसी आपके पास कंसनट्रेटेड एसिड में आप वाटर ऐड कर रहे हो तो उसको हम डिल्यूशन बोलते हैं। डिल्यूशन क्या हो गया? इट इज द एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड। ठीक है, कि जब भी आप एसिड में वाटर ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ डिल्यूशन। अब मेन है कि डिल्यूशन हमने करनी कैसे होती है। समटाइम जैसे आप देयर आर टू वेज कि या तो आप एसिड ले रहे हो उसमें सीधा पानी डाल दो। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आपने ऐसे नहीं किया, आपने पहले वाटर ले लिया उसमें एसिड डाल रहे हो। अब आपको कोई राइट वे डिसाइड करना कि राइट वे क्या है। तो अगर आप देखो कि क्योंकि आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो क्रोसिव होते हैं, थोड़े तेजाब जो हम बोलते हैं एसिड्स को, तो वो तेज होते हैं। इन द सेम वे जैसे अगर आप हॉट प्लेट ली है अपने, ठीक है, तो हॉट प्लेट के ऊपर आप जब ये डालते हो मीन्स की वाटर ड्रॉप्स डालोगे तो एकदम से डालोगे तो वो क्या करेंगी, वो हॉट सरफेस से हीट पिक करेंगी। इससे क्या कराएगा? हीट लेके वो दे विल राइज अप, एकदम से आपके ऊपर पड़ेगा क्योंकि वो इवेपोरेट होके राइज करेगा ना, ऊपर को आएगा। इन द सेम वे अगर आपने एसिड नीचे ले लिया, सपोज आप यहाँ पे क्या गलत कर रहे हो, आपने क्या किया, दिस इज द एसिड, आपने यहाँ पे एसिड ले लिया कंसनट्रेटेड एसिड, सपोज दिस इज एसिड। अब इस एसिड में आप ऊपर से वाटर डाल रही हो, आपने यहाँ से क्या डाला, एकदम से पानी डाला है। तो जैसे ही वाटर जो है वो इस मीन्स की हॉट एसिड के ऊपर आएंगे, हॉट मीन्स की कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो क्रोसिव होता है, उस कंसनट्रेटेड मीन्स गाढ़ा एसिड, इसमें सारे एसिड्स ही हैं उनके। ठीक है, तो होगा क्या कि दिस वाटर ड्रॉप, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स अगर आपने इसमें डालने हैं तो ये क्या करेंगे, इट विल टेक द हीट फ्रॉम दिस। एकदम से जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो एकदम से रिएक्शन होगा और वो क्या करेगा, उस तेजाब से उस एसिड से हीट उठाएगा। हीट उठा के वो क्या करेंगे, जो वेपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एकदम से मीन्स की दे विल इवेपोरेट एंड कम अप एंड दे कैन स्प्लैश ऑन योर फेस। वो स्किन बर्न कोज कर सकते, कोई भी एक्सीडेंट इससे हो सकता है। इट मीन्स जब भी आपने मीन्स की डिल्यूशन कर रही है तो हमने ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले हमने एसिड में सीधा वाटर डालना, दिस इज अ रॉन्ग वे। आप ऐसे नहीं करोगे, जैसे ही आप इसमें डालते हो उसमें वो लोकल हीट प्रोड्यूस होती है। लोकल हीट का मीनिंग होता है, लोकल मीन्स उसी एरिया में कि जिस एरिया में आपने मेन वाटर डाला तो वहाँ पे एकदम से हीट जनरेट होती है और उस हीट से क्या होता है कि वो वेपोरेट होता है, वो दैट कैन स्प्लैश ऑन यू। और दूसरा रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि वो हीट इतनी ज़्यादा आपने ज़्यादा वाटर डाल दी एकदम से, तो क्या होता है कि दैट कैन जो बीकर या कंटेनर आपने लिया दैट कैन आल्सो ब्रेक,
वो केवल लोकल हीट ज़्यादा होने से वो मीन्स की कंटेनर भी टूट सकता है, तो वो कोई भी एक्सीडेंट कोज कर सकता है। इसलिए आपने कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। तो अगर आपने मेन डिल्यूशन करनी है तो राइट वे क्या होगा, ठीक है, राइट वे है कि पहले आप वाटर ले लो, वी विल टेक द वाटर इन इट, क्योंकि आपको पता है जो वाटर है दैट इज वन ऑफ द कूलिंग एजेंट, वो एक कूलिंग एजेंट है, वो ठंडा करेगा, ठीक है। और इसमें जब हमने एसिड को ऐड करना है तो एसिड को हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। साथ में हम क्या कर लेंगे, एक रोड ले लेंगे, ठीक है, दिस इज अ रोड, रोड जिससे आप स्टर करते रहो, इसको बोल सकते हैं स्टरिंग रोड है, ठीक है। तो राइट वे क्या है कि मीन्स कि ऐड द एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द वाटर, सो दैट कि जैसे जैसे एसिड उसमें जाएगा तो एसिड उसमें डिजोल्व होता जाएगा। तो हमने क्या करना, स्टरिंग रोड से साथ साथ हिलाते जाना है ताकि वो जो एसिड आप डाल रहे हो यूनिफॉर्मली उसमें स्प्रेड होता जाए, मिक्स होता जाए, सो दैट कि एक ही एरिया पे हीट अक्यूमुलेट ना हो, इकट्ठी ना हो। तो दिस इज द राइट वे कि जो भी हम एसिड्स में इसमें ऐड कर रहे हैं दैट इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करें, साथ में इसको ऐसे हिलाते जाएंगे। इस तरह से वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, यहाँ पे कोई ऐसा मेन एक्सीडेंट कोज होने का वो रीजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस इज अ राइट वे, ये जो राइट मेथड है, राइट वे क्या है, एडिशन ऑफ, राइट जो वे है, राइट वे मेथड बोल सकते हो, एड एसिड इन वाटर, एसिड को वाटर में डालोगे दैट इज अ राइट वे, ठीक है। अगर हम बोले कि वाटर को आप एसिड में डालो, वाटर इन एसिड, ठीक है, दैट इज रॉन्ग वे, ये रॉन्ग वे है। तो ये इज द मेथड ऑफ डिल्यूशन कि वी विल ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द वाटर, ठीक है, विद कांस्टेंट स्टरिंग, उसके स्टर करते करते आप उसमें डालो सो दैट वी मीन्स की मिक्स भी होता जाए। तो ये एक कंसेप्ट आपने करनी है जो आपकी सिलेबस में है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं। इसके बाद अब आपने देखना है कि चलो ये तो डिल्यूशन का हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है, और एक और चीज़ इसके रिगार्डिंग आप देखोगे, जब भी आप कंसनट्रेट एसिड लेते हो उसमें एसिड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसे ही आप उस एसिड में वाटर को ऐड करते जाओगे तो क्या होगा, एसिड की क्वांटिटी कम नहीं होती जाएगी, ठीक है, एसिड की क्वांटिटी कम हो रही है और उसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे उसमें पानी ऐड करते जाओगे तो क्या होगा, एसिड की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन द एसिड, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन, ये तो आपने डिल्यूशन डिस्कस किया, तो हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्योंकि आपको पता है जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, दे कंटेन द हाइड्रोजन आयन, उनमें हाइड्रोजन आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। अगर आप उसमें पानी डाल रहे हो तो उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो अगर आप लॉजिकली इसको सोचो तो पता लग ही रहा है, वैसे क्लियर कट ही है कि आप देखोगे कि जैसे जैसे पानी डालते जाओगे तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, वाटर उसमें ज़्यादा होता जा रहा है ना, और जो एसिड है उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। अगर एसिड की क्वांटिटी कम होती जाएगी, पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो उसमें उसकी एसिड की क्वांटिटी कम होने के साथ साथ, क्योंकि एसिड के अंदर ही तो एच पॉजिटिव आयन है, तो एच पॉजिटिव आयन की भी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसी चीज़ को देखना है कि ऑन एडिशन ऑफ वाटर और ऑन डिल्यूशन, ठीक है, डिल्यूशन अगर हम करते हैं तो उसमें जो ऑन डिल्यूशन क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल, ठीक है, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है उसमें कम होती जाएगी जैसे जैसे उसमें आप पानी डालते जाओगे, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपके पास कोई डिल्यूट सोल्यूशन है जिसमें ऑलरेडी एसिड आपने डिसॉल्व किया हुआ है, उस डिल्यूट सोल्यूशन में सपोज आपने ऐसे लिया है कि देयर इज एनी डिल्यूट सोल्यूशन, यहाँ पे आपके पास कोई डिल्यूट सोल्यूशन है। डिल्यूट सोल्यूशन का मीनिंग है जैसे डिल्यूट HCl ही है कि जिसमें हमने HCl को पानी में ऑलरेडी डिसॉल्व किया हुआ है। अब हमने क्या किया है कि अगर इसमें आप डिल्यूट सोल्यूशन में आप एसिड और डालो, ठीक है, इफ वी एडिंग सम एसिड इनटू अ डिल्यूट सोल्यूशन, कि पहले तो डिल्यूट सोल्यूशन है ही, इसमें आपने और एसिड डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जब आप मीन्स की एसिड ऐड करोगे डिल्यूट सोल्यूशन में तो तब क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे, आप समझ सकते हो। अगर डिल्यूट सोल्यूशन में आप एसिड और डाल रहे हो तो एसिड की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, जितना ज़्यादा आप उसमें एसिड और डालते जाओगे तो क्या होगा, उसमें एसिड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और एसिड की क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। अभी आपने देखा था कि इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन कंसंट्रेशन। अब आपका जो सेकंड पॉइंट हमने करना है कि ऑन एडिशन ऑफ एसिड, ऑन एडिशन ऑफ एसिड इन डिल्यूट सोल्यूशन, इन डिल्यूट एसिड सोल्यूशन, ठीक है। आपने किसी एसिड का अगर डिल्यूट सोल्यूशन लिया उसमें अगर आप एसिड कर डाल रहे हो तो क्या होगा, उसमें द कंसंट, उस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन
ऑफ H पॉजिटिव आयन विल इंक्रीज, उसमें उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी कंसेप्ट है कि अगर आप उसमें मीन्स कि एसिड में पानी डालते हो तो वाटर की बढ़ती जा रही है तो उसमें कंसंट्रेशन कम होगी। अगर आप उसमें एसिड डाले, जो चीज़ डालोगे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और दूसरे की कम हो जानी है। इस चीज़ को आपने देखना है। इन द सेम वे अगर आपके पास बेस भी है, अगर आपने कोई बेस ले लिया है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है, उसमें अगर आप वाटर डालते जा रहे हो, पानी डालते जाओगे तो बेस के ऊपर भी सेम इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मीन्स की OH हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आपको पता है कि जो एसिड्स होते हैं उसमें H पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। और जो बेसिस होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अगर आपके उसकी बेसिक सोल्यूशन है, उसमें अगर पानी ऐड करते जा रहे हैं, डिल्यूशन करते जा रहे हैं, तो बेसिस में भी ऐसे ही होगा। बेसिस में ऑन डिल्यूशन क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो आपको एग्जाम में कोई भी आ सकता है कि बेसिस का भी पूछ सकते हैं, एसिड्स का भी पूछ सकते हैं। तो आपको यू मस्ट नो कि जैसे ऑन डिल्यूशन में की इफेक्ट जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, इन द सेम वे जो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बेसिस के रिगार्डिंग बात करें तो बेसिस में क्या होगा, अगेन सेम वही होना है, ऑन डिल्यूशन ऑफ बेसिस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो क्या होगी, विल डिक्रीज, वो डिक्रीज करेगी। इन द सेम वे अगर आप किसी डिल्यूट सोल्यूशन में बेस ऐड कर रहे हो, बेसिक सोल्यूशन ऐड कर रहे हो, तो उसमें फिर बेस की कंसंट्रेशन मीन्स की उसकी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। OH अगर बेस डालते जा रहे हो उसमें तो वो उसके OH की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। अगर पानी डालते जा रहे हो तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को वो कम करेगा। यही दो बातें हमने इसमें लिखी हैं कि डिल्यूशन करने पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऑन एडिशन ऑफ बेस, अगर बेस की एडिशन करोगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, विल इंक्रीज। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आपने रिगार्डिंग द डिल्यूशन आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी। पहले तो पता लग गया ना कि पानी में जब आपने रिएक्शन करवाना है तो वाटर में एसिड डालोगे कि या एसिड में वाटर डालोगे, इस चीज़ की क्लैरिटी आपकी होगी। अब नेक्स्ट अपने करना है जो मेन प्रॉपर्टी हमारी है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। जब भी आपने एसिड और मीन्स की वाटर का रिएक्शन देखना है, उसमें क्या आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सपोज लिया है, इफ यू आर डिजोल्विंग इट इनटू वाटर, जब आपने इसमें वाटर डाला, H2O डाला है, तो होना क्या है कि आपको पता है कि जब भी एसिड को वाटर में डालोगे तो क्या होगा, पहले तो एसिड विल डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, ठीक है। H जिनकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो H पॉजिटिव क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि अगर मीन्स की उसमें एसिडिक बिहेवियर शो करना है एसिड्स ने, तो उसके लिए क्या है, वाटर की प्रेजेंस कंपलसरी है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो है एसिड्स वो डिसोसिएट ही नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ड्राई HCl है या ड्राई गैस है, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। तो जब भी आपने एसिडिक बिहेवियर की बात करनी है तो उस केस में यू मस्ट टेक दैट एक्वस सोल्यूशन, वाटर इज कंपलसरी, ठीक है। ड्राई अगर आप पेपर लेते, लिटमस पेपर, यहाँ अगर अब आगे जाके आपका आएगा कि अगर आप कोई चीज़ ड्राई ले रहे हो, ड्राई में आप टेस्ट कर रहे हो एसिड का, तो वो मीन्स की उसमें टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव आएगा। क्योंकि जब भी एसिड्स का हमने टेस्ट करना है उस केस में वाटर इज कंपलसरी, क्योंकि पानी की हेल्प से ही वो जो एसिड वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना। जैसे ही आपने इसमें पानी डाला है तो HCl जो है वो H पॉजिटिव क्लोराइड आयन में क्या डिसोसिएट हो जाता है। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये मीन्स की वाटर में जाएगा तो ये क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, इट विल जस्ट कंबाइन विद दिस H2O। पहले वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था। जब एक H पॉजिटिव आ जाता तो ये क्या बन जाएगा, इट विल प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये वाटर के साथ आ जाएगा, ये पूरा एक सिंगल यूनिट बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो हमारे पास नई चीज़ निकल के आई है H3O पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। और इसके साथ क्या जनरेट हुआ है, दिस इज अ क्लोराइड आयन। जो भी वो आपके पास आपने एसिड लिया उसका जो एनायन है वो साथ में रिलीज हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये 2 मेन चीज़ें बनेंगी। एक तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन होती है, साथ में क्या बना है, क्लोराइड आयन। इन द सेम वे अगर आप बेसिस ले रहे हो, अगर हमने बेसिस को पानी में डाला तो बेसिस को भी हम एक्वस सोल्यूशन में लेंगे। सेम वे जब हम किसी बेस को वाटर में डिसोल्व करते हैं, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया NaOH,
ठीक है, इसको हमने एक्वस मीडियम में डिसोल्व किया है, घोला है, ठीक है, एक्वस मीडियम से पानी में डिसोल्व किया तो क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर की हेल्प से अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक सोडियम का आयन है और साथ में क्या हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ये आपने को ऑलरेडी आता है, ये आपने किया हुआ पहले भी। तो जब भी आपने किसी बेस को वाटर में डिसोल्व करना है तो बेस क्या करेगा, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, जो भी उसका मेन मेटल है, जैसे सोडियम इसमें मेटल है हाइड्रोक्साइड आयन साथ में। इन द सेम वे अगर आपने कोई दूसरा बेस ले लिया, MgOH2 है, ठीक है, इट मीन्स कि जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ये भी चीज नेम्स आपने साथ साथ याद करते जाने हैं। इसको अगर आप एक्वस मीडियम में पानी में डिसोल्व करते हो तो क्या होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं मैग्नीशियम एक डाइवेलेंट एलिमेंट, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसमें कितने हाइड्रोक्साइड है, 2 है, इसमें Mg2 प्लस डाई पॉजिटिव के आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड के आयन कितने निकलेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने बेस कौन सा लिया है, ठीक है, आपने मीन्स की ट्राई एसिडिक मीन्स की मोनो एसिडिक बेस लिया है या डाई वाला लिया है, 2 वाला लिया है। इन द सेम अगर आप ट्राई एसिडिक बेस लेते हो, ट्राई एसिडिक बेस का मीनिंग जिसमें 3 हाइड्रोक्साइड आयन है, और इसको आप एक्वस मीडियम में अगेन वाटर में डिसोल्व करोगे तो आप समझ सकते हो कि एल्यूमिनियम क्या है, एक ट्राई पॉजिटिव एलिमेंट है। एल्यूमिनियम की अटॉमिक नंबर आपको पता 13 है, 283 के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी होती है 3, ठीक है, तो 3 वैलेंसी है तो हाइड्रोक्साइड तो मोनोवेलेंट है, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस एक आयन बनेगा, साथ में 3 हाइड्रोक्साइड आयन इसमें जनरेट होंगे। इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ द मीन्स की जब भी कोई आपने रिएक्शन करवाने हैं, ठीक है, वाटर में अगर हम एसिड डालें या फिर बेस डालेंगे तो क्या उनके साथ होने वाला है, तो वो यही होगा कि दैट विल डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे और बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे अलोंग विद दैट मेटल आयन जो भी उसके साथ है। अब नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी हमारी इसमें जो हमने करनी है दैट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, तो यू नो कि एसिड जैसे आपने फॉर एग्जांपल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यू नो दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें अगर हम बेस डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये कौन सा बेस है, दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इनका रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये दोनों हमने डिल्यूट सोल्यूशन लिए हुए हैं, जब आप HCl और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिल्यूट सोल्यूशन लोगे तो आप देख सकते हैं कि एसिड ने क्योंकि H पॉजिटिव आयन देना होता है, अगर आप HCl को डिसोसिएट करो तो वाटर में H पॉजिटिव क्लोराइड आयन जनरेट होंगे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ये डिसोसिएट हो तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और आपको पता है कि दोनों में आयंस बन रहे हैं, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, और यू नो दैट कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप इसके प्रोडक्ट इजीली बना सकते हो कि इसका जो H पॉजिटिव आयन है वो जो दूसरा रिएक्टेंट था सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव और OH को कंबाइन करोगे तो हमारे पास H2O निकल के आता है, वाटर बनेगा। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास इसमें आ गया H2O वाटर, और दूसरा अब बाकी क्या रहेगा इसमें, क्लोराइड, ठीक है। अब वो जो फर्स्ट वाला है इसमें बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन एंड एसिड का क्लोराइड, तो अब ये दोनों आपस में अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल गिव NaCl। इन दिस आप देख सकते हो कि जब भी आपके पास इस तरह से 2 आयनिक कंपाउंड है, चाहे इसमें हमने एसिड बेस ही लिए हुए हैं, तो जब आप उनको मेन उनका प्रोडक्ट डिसाइड करोगे तो उनको आप आयंस में स्प्लिट करोगे, बाद में उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है आपस में उनको एक्सचेंज कर दो, क्योंकि एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करने पर उसका एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, बेस का बेसिक कैरेक्टर, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ना तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर और साथ में NaCl। तो NaCl क्या है, दिस इज अ सॉल्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड जो आपके पास बन के आया इसमें प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड, दिस इज ए सॉल्ट, सॉल्ट बना है और साथ में क्या बना है, वाटर। ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं, इट मीन्स कि तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट विद द बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, इनको हमने एक नेम दिया हुआ दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे किस टाइप के रिएक्शंस है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग है
कि वेयर द एसिड कंबाइन विद द बेस टू गिव सॉल्ट एंड वेट वाटर, कि उनका दोनों ही न्यूट्रल हो गए, ना एसिड शो कर रहा ना वो बेस। जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आए वाटर, वाटर आपको टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, ना वो खट्टा है ना वो बिटर है, बेस भी नहीं रहा ना एसिड रहा। और साथ में सॉल्ट, सॉल्ट भी समथिंग न्यू इज फॉर्म दैट इज सैलिन इन टेस्ट। तो ये इस तरह से हम बोल सकते दीस आर द कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर इसको और भी देखो तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि इन दोनों में जो दो आयनिक कंपाउंड एसिड और बेस आपने लिए, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन और ये डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शंस है वो न्यूट्रलाइजेशन की कैटेगरी में भी आएंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में भी आ रहे हैं। कई बार आपको आ जाता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन रिएक्शन, कि जो रिएक्शन है वो कौन सी कैटेगरी का रिएक्शन है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए दोनों कैटेगरीज में आ रहे हैं। कई बार होता है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है देन डबल डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट में आएगा ए एंड बी दोनों ही है। तो इस वे से आपको इन क्वेश्चंस को फ्रेम मीन्स कि इनको आंसर करना आना चाहिए। तो आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। इन द सेम वे आप कोई भी एसिड कोई भी बेस ले सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आप कोई दूसरा भी एसिड ले रही हो, ठीक है, तो उस केस में भी यही होगा, उसमें भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होके आएंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ द बेसिस विद द मेटल। एक तो आपने किया है ना कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, की एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी रहेगी दैट इज अ रिएक्शन ऑफ द बेस विद मेटल। पहले आपने डिस्कस किया था कि जब आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट व्हाट अबाउट द बेसिस, की बेसिस कैसे रिएक्शन करेंगे, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसमें जैसे हमारे पास आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज वन ऑफ द बेस, ठीक है। इसमें अगर आप जिंक मेटल, ठीक है, अगर आप बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें से क्या प्रोडक्ट बन के आएंगे, अब आपने इसको देखना है इस केस में, क्योंकि हमारे पास दो दो मेटल हैं। ये पहले जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें भी एक मेटल है दैट इज सोडियम, और दूसरा एक और मेटल जिसके साथ इसका रिएक्शन करवाया। एट ए टाइम दो दो मेटल है तो दोनों ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज Na2ZnO2। अब इसको थोड़ा समझना है आपने कि इसमें टोटल देखो दो आपके पास मेटल आए हैं, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। और जो मेटल्स वो हमेशा क्या बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक मीनिंग वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो कैटायंस बनाते हैं। तो सोडियम हमारे पास दो है, तो दो सोडियम है, तो एक सोडियम की ऊपर चार्ज कितना होता है +1, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब सोडियम दो है तो दोनों सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, +1 आएगा, तो कितना हो गया टोटल आपके पास +2 हो गया। तो यहाँ पे जिंक है, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है +2, तो अगर देखो तो 2 + 2 मिला के टोटल हमारे पास +4 हो जाता है। अब +4 को बैलेंस करनी है के लिए अगर ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्योंकि ऑक्सीजन एक एनाइन फॉर्म करता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, 2 6 इसकी कन्फिगरेशन, इस हिसाब से एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इनकी बेसिक जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनको समझना पड़ेगा। अगर आप समझोगे तो आपको फॉर्मूला क्रैम नहीं करना पड़ेगा, याद रहेगा। इसलिए मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता रही हूँ इसमें कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि ये इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे टोटल +4 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इसमें इसलिए हमने डाले हुए हैं कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो जाएगा -4। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड बनते हैं जितने भी हमारे पास सॉल्ट है वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल मीन्स कि ना वो एसिडिक है ना बेस, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग उनका टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। अगर +4 टोटल मेटल की कंट्रीब्यूशन है तो ऑक्सीजन का भी तो -4 होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन लगाए हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बना है। और इसका जो नेम है दैट इज, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, पहले हमने मेटल का नेम लिखना होता है, तो नेम इसका आएगा दिस इज अ सोडियम, क्योंकि इसमें जो मेटल के साथ तो 2 मेटल है, सोडियम भी और जिंक भी है, सोडियम जिंकेट, इसको सोडियम जिंकेट का नेम दिया हुआ है। और साथ में अब अगर देखो तो यहाँ पे सोडियम और जिंक ने तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, और सोडियम यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, 2 सोडियम यहाँ पे यूटिलाइज हुए, तो यहाँ पे आप 2 सोडियम लगाओगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी 2 है तो ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन कितने रह गए, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के साथ रिलीज हो गया H2 की फॉर्म में। इस वजह से आप समझ सकते हो कि जब हम किसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसमें आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अब कि जब बेस है और बेस इनके बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस केस में भी हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रीजन सेशन में भी ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कई बार कि बेसिस कंबाइन विद मेटल टू गिव राइज दैट हाइड्रोजन गैस। तो नीचे वो बोल सकते हैं बिकॉज बेसिस दैट एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट दे आर नॉट मीन्स की राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से वो स्टेटमेंट दे दें, ठीक है। तो आपने इसको उसी वे से हैंडल करना है।
ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल दिस एसिड एंड बेसिस, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज आज डिस्कस की हैं। बाकी जो मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का रिएक्शन वो आपकी सेपरेट वीडियो में होगा। सो आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।